हेलो एवरीवन, अब हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग स्टडी क्या क्या करने वाले हैं। तो कंटेंट पेज देखते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्रॉप एंड इट्स क्लासिफिकेशन, कि क्रॉप से हम लोग क्या समझते हैं एंड उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। देन हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं तो उसमें क्या बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फूड जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं उनकी एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फूड कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो ह्यूमन के लिए या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल होते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। जब हमें पता है कि हमें एक लार्ज पॉपुलेशन जो है उस पूरी लार्ज पॉपुलेशन को फूड जो है वो प्रोवाइड करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे तीन जो मेन फंक्शंस हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं। एक तो है रेगुलर प्रोडक्शन का, यानी कि जो फूड है, जो क्रॉप्स हैं वो रेगुलरली एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे प्रोड्यूस होनी चाहिए। उसके बाद उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि किस तरीके से हम उस क्रॉप को, हम उस फूड को प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हैं। एंड देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जब तक हम लार्ज पॉपुलेशन तक उस फूड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे तब तक जो हमारा गोल है, जो हमारा एम है वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए उस लार्ज पॉपुलेशन तक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना भी ज़रूरी हो जाता है। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉप्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी क्रॉप्स से हम लोग क्या समझते हैं एंड देन उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। हम कैसे उन्हें डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से उन्हें डिवाइड करते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले क्रॉप्स क्या होती हैं? व्हेन सम प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट द वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। जब एक ही तरह के प्लांट को उगाया जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, किसी लार्ज स्केल में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जब किसी एक ही तरह के प्लांट को उगाया जाता है, उसकी खेती की जाती है, देन उस पर्टिकुलर को हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि ये जो पिक्चर है इसमें भी शो किया जा रहा है, ये सारे जो हैं ये वीट प्लांट है, ठीक है, गेहूं के प्लांट है। अब इन प्लांट्स को लार्ज स्केल पर एक पर्टिकुलर प्लेस पर जब उगाया जाता है तो इन्हें हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि जो फसल है हमारी उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे सीजन्स होते हैं, ठीक है। तो इन बहुत सारे सीजन्स में अलग अलग तरीके के क्रॉप्स जो हैं, अलग अलग तरीके की फसलें जो हैं उन्हें उगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली सीजन्स पर डिपेंड करता है कि हम उस पर्टिकुलर क्रॉप को क्या नेम देते हैं। सबसे पहले हमारा आता है खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर जो रेनी सीज़न होते हैं, जैसे कि जून से सितंबर का ये जो रेनी सीज़न जो समय होता है, तो इस दौरान जिन क्रॉप्स को उगाया जाता है उन्हें हम लोग खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि पैडी, मेज़, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि पैडी धान जो गेहूँ होता है उसे उगाया जाता है। देन मेज़, ग्राउंडनट, कॉटन, इनको जब उगाया जाता है तो ये रेनी सीजन में उगाया जाता है। एंड ये जो क्रॉप्स होती है ना, ये खरीफ क्रॉप्स के अंडर आती हैं। इसके बाद जो है वो हमारा आता है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, अक्टूबर टू मार्च। वो फसलें जो कि सर्दियों के सीज़न में उगाई जाती हैं, जो कि सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं, उन्हें हम लोग राबी क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्रॉप्स हमारी राबी क्रॉप्स होती हैं। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप्स होती हैं वो होती हैं जैद क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द समर सीजन, यानी कि गर्मियों के मौसम में जिन क्रॉप्स को उगाया जाता है उन्हें हम लोग जैद क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, जो दालें होती हैं या फिर काफ़ी सारी सब्जियां जो हैं वो गर्मियों के सीज़न में यानी कि समर सीज़न में उगाई जाती हैं, इनको हम लोग जैद क्रॉप्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट सीज़न के बेसिस पे जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उन्हें क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि जो क्रॉप्स होती हैं, जो हम फसलें उगा रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए कुछ ऐसी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं कि उन्हें पर्टिकुलर ये टेम्परेचर चाहिए या फिर इतना रेनफॉल चाहिए, इतना वाटर का अमाउंट चाहिए। तो उन सभी बेसिस पे हम लोग डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग उन क्रॉप्स को क्लासीफाई
क्लासीफाई करते हैं जैसी उस प्लांट की फेवरेबल कंडीशन होती है, उसी फेवरेबल कंडीशन के टाइम पर उस प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर 3 बेसिक क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमने क्रॉप्स के बारे में स्टडी कर लिया कि क्रॉप्स कितनी तरीके से क्लासीफाई होती हैं, तो अब जब किसी भी क्रॉप को उगाया जाता है तो उसमें क्या ऐसी बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं, द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्या क्या जो प्रोसेसेस हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और कैसे ये एक पूरा प्रोसीजर जो है वो चलता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले उस सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, उसकी तैयारी की जाती है। देन उसके बाद सोइंग, उसके अंदर बीज जो है, सीड जो है, उसे बोया जाता है। देन एडिंग द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फिर उसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है। देन इरीगेशन, इरीगेशन इज़ द प्रोसेस जिसमें हम पानी देते हैं क्रॉप्स को। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हमारे ग्रो हो जाते हैं क्रॉप्स के साथ, उनसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। देन हार्वेस्टिंग, हमारे जो क्रॉप्स अब हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, जब क्रॉप्स बड़े हो जाते हैं एक टाइम आता है जब उनको हार्वेस्ट किया जाता है, उनमें से जो हमारा फूड है, जो ईटेबल सब्सटेंस है, उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे निकाला जाता है। देन स्टोरेज, कैसे अब वो जो ग्रेन्स हमारे पास आ जाते हैं या फिर जो वेजिटेबल्स हैं वो आ जाती हैं, उनको कैसे स्टोर किया जाता है। तो एक एक करके हम इन सभी प्रैक्टिसेस को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो हमारा है प्रैक्टिस वो है प्रेपरेशन ऑफ सोइल, यानी कि जो सोइल है, जो मिट्टी है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसमें किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। देखो, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले ये जो स्टेप है ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स टू लूजन द सोइल, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। जो हमारी नॉर्मल यूजुअल जो सोइल होती है वो काफ़ी रिजिड होती है, वो काफ़ी कठोर होती है, तो उसके अंदर जो हमारी जो प्लांट है, जो क्रॉप है, वो ईजिली उग नहीं सकती है। तो इसीलिए पहले उस सोइल को लूजन किया जाता है, उसे थोड़ा सा लूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से अब क्या होगा, जो प्लांट हम लोग वहाँ पर ग्रो करेंगे उसकी जो रूट्स हैं, उसकी जो जड़ें हैं, वो ईजिली सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर पाएंगी, उसके अंदर ईजिली स्टे कर पाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल है वो फर्स्ट स्टेप हो जाता है एंड ये काफ़ी इनिशियल स्टेप है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप भी है। इसमें क्या होता है, द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। अब इससे क्या होता है, जब हम सॉइल को लूजन कर देते हैं, सॉइल को लूज़ किया जाता है, उसको थोड़ा सा ब्रेक किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर अर्थवॉर्म्स यानी कि केचुए और काफ़ी सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है अर्थवॉर्म्स की एंड माइक्रोब्स की, जो कि बाद में फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके एक तरीके से फ्रेंड कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रॉप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एंड फार्मर्स के लिए भी, उनकी क्रॉप्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसलिए अर्थवॉर्म्स और जो माइक्रोब्स होते हैं उनको फार्मर्स के फ्रेंड्स कहा जाता है। देन आता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स आर द टूल्स विच आर यूज टू ब्रेक दीज क्रम्स। ठीक है, जो सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होती है, उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कठोर होते हैं। तो जिन इंस्ट्रूमेंट्स, जिन टूल्स के साथ उनको ब्रेक किया जाता है, उन टूल्स को हम लोग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं, जैसे कि कल्टीवेटर हो एंड प्लो। जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर में भी दिखाया जाता है, द ट्रैक्टर जो होता है वो यहाँ पर एक कल्टीवेटर का जो रोल होता है वो प्ले कर रहा है। यहाँ पर इस ट्रैक्टर की हेल्प से जो सॉइल है उसे लूज़ किया जा रहा है, जो सॉइल के अंदर बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं उन्हें ब्रेक किया जाता है। एंड ये भी ऐसे टूल्स हैं, ये भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, एग्रीकल्चरल टूल्स हैं, जिनकी वजह से जो सॉइल है उसे लूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार किया जाता है कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप उगाने के लिए। सोइंग यानी कि जब हम सीड्स, जो बीज होते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के, उन्हें जब सॉइल के अंदर उगाया जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर सीड्स, बीज जो हैं उन्हें प्लांट करने का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि
पर्टिकुलर जो सीड है वो हमारे लिए ये हो सकता है कि वो डैमेज्ड भी हो सकता है एंड वो अनडैमेज्ड भी हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि सीड जो है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है हमारे लिए। अगर कोई सीड, पर्टिकुलर सीड अगर डैमेज्ड है, अगर वो ख़राब है, ठीक है, उसमें से एक अच्छा क्रॉप हमें नहीं मिल सकता, तो उन डैमेज्ड सीड्स को सेपरेट करने का एक मेथड होता है। क्या होता है? मेथड्स टू सेपरेट डैमेज्ड वंस, पुट द सीड्स इनटू द वाटर, नाउ द डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड दस लाइटर, देयरफॉर फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, जो भी सीड्स जो हैं वो डैमेज्ड होंगे तो उनके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि उन्हें वाटर के अंदर डालिए और वो होलो हो जाएंगे, तो वो लाइट हो जाएगा, उनका जो वेट है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अब वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लगेंगे। तो इस तरीके से आप लोग डैमेज्ड सीड्स को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम अनडैमेज्ड या फिर हेल्दी सीड्स से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रॉपर हेल्दी सीड्स जो हैं, जिन्हें हम इजीली ग्रो कर सकते हैं, जिन्हें हम इजीली प्लांट कर सकते हैं, वो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद आता है ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स क्या होते हैं? द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल्स वो टूल्स होते हैं जिनको आमतौर पर या फिर ट्रेडिशनली पुराने समय से ही यूज़ किया जाता है बीजों को बोने के लिए। वो एक फनल टाइप के होते हैं जिससे स्लोली स्लोली जो सीड्स हैं वो निकलते हैं एंड वहाँ से फिर सॉइल के अंदर वो प्लांट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से हम उन्हें प्लांट करते हैं, जैसे कि प्लो एंड शोव्स। फिर आता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पर। इट हैपन्स व्हेन द सीड इज सोन इनटू द लैंड एंड वाटर्ड, अ प्लांट स्टार्ट्स टू इमर्ज फ्रॉम द सीड्स एंड स्टार्ट्स टू ग्रो। जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम सीड्स जो हैं उनको जब लैंड में प्लांट कर देते हैं, उन्हें बो देते हैं, और उसके बाद उन्हें जब वाटर दिया जाता है, सीड के अंदर से एक प्लांट जो है वो निकलना शुरू हो जाता है एंड स्टार्ट्स टू ग्रो, फिर वो बड़ा ग्रो करना शुरू कर देता है। देन उस प्लांट को, उस जो छोटा सा पार्ट जो वहाँ से सीड से ग्रो करना स्टार्ट करता है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स बोलते हैं। तो ये हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है जिसे हम बोलते हैं सोइंग। यहाँ पर बीज जो है उसे बोया जाता है। फिर आता है एडिंग ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब जो क्रॉप, जो सीड है जिसे हमने बो दिया है, प्लांट कर दिया है, अब उस सीड को अच्छे से ग्रो करने के लिए वहाँ पर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को भी डालना ज़रूरी हो जाता है, पर्टिकुलर अच्छी ग्रोथ के लिए। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो लोग एडिशनल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, एडिशनल हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे कि सिंपल मिल्क के अंदर हम लोग हॉर्लिक्स या फिर कॉम्प्लान्स डाल के पीते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सब प्रोवाइड होते हैं। तो उसी तरीके से जो नेचुरली फूड तो प्लांट्स के अंदर बन रहा है, ठीक है, उससे उनकी ग्रोथ तो होगी, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ के लिए, ज़्यादा अच्छी हमें क्रॉप्स मिलने के लिए हमें उसके अंदर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करना ज़रूरी होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैन्योर से हम लोग क्या समझते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्टेज। डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैन्योर जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, एक ऐसा प्राकृतिक सब्सटेंस होता है जो कि हमें एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट होता है, उसको डिकम्पोज करने के बाद हमें मिलता है। एंड जो डिकम्पोजिशन होता है वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट होता है उसे डिकम्पोज करते हैं, और उससे जो हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है वो हमारा मैन्योर कहलाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन फार्म्स, दे आर यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज ड्यू टू लेस न्यूट्रिएंट कंटेंट, दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। अब ये जो मैन्योर होता है इसे हम लोग फार्म्स के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, और जो मैन्योर होता है उसे फील्ड के अंदर ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डाला जाता है। वो ऐसा लार्ज अमाउंट में क्यों डाला जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कंटेंट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। अब ये जो सॉइल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस भी प्रोवाइड करते हैं। जब किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर अगर हम देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट कंटेंट, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम है, तो वो चीज़ ऑब्वियसली हमें ज़्यादा अमाउंट में डालनी होगी। तो इसलिए मैन्योर्स को ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में फील्ड्स के अंदर डाला जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। दे आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल। ठीक है,
ये वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉइल के अंदर डाले जाते हैं। इनऑर्गेनिक इन द सेंस कि ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं इन्हें हम लोग फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाते हैं, ये प्राकृतिक हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज़, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उन्हें फैक्ट्रीज़ के अंदर केमिकल्स को यूज़ करके उन्हें बनाया जाता है, उन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है। देन आता है दे आर यूज्ड इन लेस क्वांटिटीज़ ड्यू टू लार्ज न्यूट्रिएंट कंटेंट। जो हमारे फर्टिलाइज़र्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स में आप एग्जांपल देख सकते हैं, यूरिया का होता है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं, बट मेनली यूरिया यूज़ किया जाता है। तो इनको लेस क्वांटिटीज़ में डाला जाता है। इनकी जो क्वांटिटी फील्ड के अंदर डाली जाती है क्रॉप्स को ग्रो करने में, तो वो काफ़ी ज़्यादा लेस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दे डोंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। एडिशनल ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को डालना कंपल्सरी होता है। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स ओवर फर्टिलाइज़र, यानी कि जो हमारा मैन्योर होता है, जो खाद होता है, उसके ऐसे क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या ऐसे प्लस पॉइंट्स होते हैं जो कि एक फर्टिलाइज़र के अंदर नहीं होते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स। ये क्या होता है, इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो मैन्योर्स होते हैं वो जो सॉइल होती है उसकी वाटर को होल्ड करने की, पानी को अपने अंदर स्टोर करने की, होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को इन्हेंस करते हैं, उसे बढ़ाते हैं। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। जब हम मैन्योर्स जो हैं उसको सॉइल के अंदर डालते हैं तो उससे सॉइल जो है वो पोरस बनती है, यानी कि उसके अंदर जो होल्स होते हैं वो होल्स बनते हैं, जिसकी वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। हमें ये पता है कि जो सॉइल होती है, सॉइल अगर ज़्यादा पोरस होगी तो उसके अंदर से गैसेस का एक्सचेंज जो है वो ईजिली होगा, एंड गैसेस का एक्सचेंज होने से प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा ये ईजी और बेनिफिशियल होता है। देन होता है इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब जब हम मैन्योर्स को ऐड करते हैं तो इससे जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं या फिर जो अर्थवर्म्स होते हैं उनकी जो नंबर है वो भी इंक्रीज करती है, जो कि फार्मर्स के लिए फ्रेंडली होते हैं। जब कोई भी माइक्रोब या फिर अर्थवर्म जो है वो फार्मर के लिए फ्रेंडली है तो ऐसी सिचुएशन में मैन्योर्स जो है वो फार्मर के लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि वो फार्मर का जो फ्रेंड है, यानी कि अर्थवर्म जो है, जो उसकी क्रॉप को अच्छा बना रहा है, जिसकी वजह से उसकी क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो कर पा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में मैन्योर्स के डालने से उन अर्थवर्म्स और उन माइक्रोब्स की जो नंबर है, जो संख्या है, वो बढ़ती है। देन आता है इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। जो सॉइल का टेक्सचर होता है उसे भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। तो ये कुछ मैन्योर्स के बेसिक एडवांटेजेस होते हैं कि ये फ़ायदे होते हैं मैन्योर के, खाद यूज़ करने के। देन आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र्स। अब जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसके क्या नुकसान है जब हम उसे अपनी फील्ड में डालते हैं, तो इट कैन चेंज द पीएच ऑफ द सॉइल। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स कैन कॉज सॉइल पोल्यूशन। मैंने पहले भी बताया जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें फैक्ट्रीज़ के अंदर केमिकल्स के थ्रू बनाया जाता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये सॉइल की पीएच बढ़ाने में, पीएच बढ़ाने से यहाँ पर मतलब हो जाता है कि सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, और एक सॉइल का जो नेचुरल पीएच होता है, एक वैल्यू होती है, वो कहीं ना कहीं इससे डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब सॉइल की पीएच जो वैल्यू, जो कि आइडियल वैल्यू होनी चाहिए, जब वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो जो क्रॉप्स हमारे हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। एक पर्टिकुलर स्टेज आएगा जिसके बाद जो सॉइल है हमारी वो बंजर बन जाएगी, यानी कि अब उसके अंदर कोई पर्टिकुलर क्रॉप जो है वो नहीं उग पाएगी। और अगर हम लोग एक्सेसिव यूज़ करें फर्टिलाइजर्स का तो उससे सॉइल पोल्यूशन जो है वो भी बढ़ेगा। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन तो स्टडी किए ही हैं, उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट जो आजकल देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है वो है सॉइल पोल्यूशन। अब इन फर्टिलाइजर्स का इतना ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होता है कि इसकी वजह से जो सॉइल की जो क्वालिटी है, जो टेक्सचर है, वो हर दिन ब दिन जो है वो ख़राब होता जा रहा है, बैड टेक्सचर होता जा रहा है सॉइल का, एंड सॉइल पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं फर्टिलाइजर्स के। देन आता है एक पॉइंट जो कि होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है टर्म, तो इसको देखते हैं। दैट ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली इट हेल्प्स टू इंश्योर द सॉइल फर्टिलिटी इज़ रिस्टोर्ड। क्रॉप रोटेशन, ये जो हमारा टर्म है इससे भी हमें काफ़ी हद तक क्लियर होता है
कि हम लोग क्रॉप्स को जब रोटेट करें, यानी कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेटिवली उगाएं। अगर हम एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर खेत में अगर एक ही तरीके के क्रॉप को बार बार उगाते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर से वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो उस क्रॉप को चाहिए उसका डिग्रेडेशन होगा, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अगर हम ऐसा करें कि एक पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने के बाद हम उस फील्ड में दूसरे टाइप ऑफ क्रॉप को अगर उगाएं तो इससे सॉइल के जो अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो भी वापस से बनने शुरू हो जाएंगे एंड जो सॉइल का टेक्सचर है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने लगेगा। तो यही होता है क्रॉप रोटेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हम बार बार वो क्रॉप ना उगाएं बल्कि क्रॉप की जो काइंड है, जो क्रॉप का टाइप है, हम उस टाइप को भी चेंज करते रहें। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक इमेज में देखते हैं कि सबसे पहले जैसे कि मान लो हम यहाँ किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मान लो अगर हम ब्रोकली या फिर कैबेज अगर उगाते हैं तो मान लो उनको कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। तो जब हम उसके बाद हम लेग्यूम्स लगाते हैं यानी कि पीज, बीन्स ये सब उगाते हैं तो अब इनको कोई दूसरा डिफरेंट न्यूट्रिएंट चाहिए। तो जब इनको दूसरा न्यूट्रिएंट चाहिए तो जो पहले वाला न्यूट्रिएंट यूज़ हो गया था अब वो उसको टाइम मिल गया सॉइल को उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को दोबारा से बनाने का। फिर इसके बाद हम लोग अनियन, गार्लिक ये सब उगा सकते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग रूट क्रॉप्स यानी कि जिनकी हम रूट्स को खाते हैं यानी कि कैरेट्स, टर्निप्स, इनको ग्रो कर सकते हैं एंड देन इस तरीके से फिर हम बाद में वापस ब्रोकली एंड कैबेज वाले पार्ट पर आ सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम क्रॉप्स को रोटेट करते हैं और देन उनको प्रोड्यूस करते हैं, देन उनको उगाते हैं तो इससे जो सॉइल है उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड नहीं होती, क्वालिटी भी अच्छी बनी रहती है, सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा बना रहता है एंड उसी के साथ जो हमारी सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है जो कि रिप्लेनिश हो रहे हैं, जो कि धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे हैं, जो कि कम हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, तो उन्हें भी प्रॉपर एक टाइम मिल जाता है दोबारा से ग्रो करने का। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो ओवर होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर का रिमेनिंग जो पार्ट है, जो रिमेनिंग हिस्सा है वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे।